तो आज हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें हम लोग प्लम्बिंग सेक्शन और पी ट्रैप सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और एक ओवरव्यू लेंगे पूरा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट वॉल्यूम रिडक्शन, डिस्पोजल और कैसे वे क्या होता है वेस्ट वाटर, क्या होता है सीवरेज, कैसे प्रोसेस किया जाता है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो अप्रॉक्स 80% ऑफ द रॉ वाटर इज़ कन्वर्टेड टू सीवेज, ठीक है। पहली लाइन अभी क्या है, जैसे ये हमारा वाटर क्लोजेट हो गया, ठीक, ये हमारा किचन हो गया, ये हमारा बाथरूम हो गया। अब इन सबसे पानी जो निकलता है उस पानी को डिस्पोजल करते हैं हाउस सीवर में। अब जो हाउस सीवर में होता है उसमें 80% ऑफ जो वाटर जो होता है वो सीवेज में वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब एक चीज़ और, अगर कोई सीवेज है, इसे हैशटैग पॉइंट बना के अलग से लिख लीजिएगा। अगर कोई सीवेज है, सीवेज में अराउंड 99.90% जो होता है वो वाटर होता है, बट और जो बाकी का होता है वो सॉलिड होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक चीज़ें, ठीक है। फिर एवरेज पर कैपिटा बीओडी कितनी होती है, ये काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 50 से लेके 70 मिलीग्राम पर डे एक एवरेज पर कैपिटा बीओडी होती है। देन मेथड्स टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन फोरकास्ट एस्टिमेशन क्वांटिटी। देखिए ये क्या है, जो एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, उसके मेथड्स पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट ऑफ डिटर्मिनिंग द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेशियो कोरिलेशन मेथड होता है, जोनिंग मेथड होता है और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड होता है। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज न्यू सिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कोई नई सिटी बस रही है या यंग सिटी है उसके लिए। और मास्टर प्लान या जोनिंग मेथड क्या होता है, जैसे कोई एरिया है उसको जोन्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ये हो गया डोमेस्टिक एरिया, ये हो गया इंडस्ट्रियल एरिया, ये हो गया रेसिडेंशियल। तो इसके बेसिस पे जोनिंग कर दी जाती है और फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की जाती है। देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज। देखिए जो हमारा सीवरेज है, जैसे ये हमारा घर है, ठीक है, इससे हमने पानी को डंप मतलब यूज़ किया एंड डंप आउट किया। जब डंप किया हाउस सीवर में गया, हाउस सीवर के बाद ये इंटरसेप्टिंग टैंक में गया और फिर देन वो प्लांट्स में गया टू क्लीन इट आउट और फिर डिस्पोजल किया जाता है इन द रनिंग वाटर या फिर स्ट्रीम्स या फिर रिवर्स जो ओशन में जाके डंप आउट होती है, ठीक है। तो जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज है, देखिए जनरली एक तो टर्बिड होता है। टर्बिड क्यों होता है, काफ़ी अलग अलग तरीके के डिजॉल्व मटेरियल्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स होती हैं, इसलिए हमारा जनरली जो सीवेज होता है वो टर्बिड होता है। कभी भी आपको सीवेज साफ़ नहीं मिलेगा, पहली बात तो, ठीक है। देन जो कलर होता है, देखिए कलर के बेसिस पे भी सीवेज को क्लासीफाई किया गया है। अगर पहली बात तो फ्रेश होता है और एक सेप्टिक सीवेज होता है। सेप्टिक सीवेज ओल्ड सीवेज होता है, ठीक है, फ्रेश होता है, नया नया निकला होता है, फ्रेश होता है एकदम, ठीक है। तो ग्रे कलर जो हमें ऑब्टेन होता है, इट इज़ फ्रॉम किचन एंड बाथरूम। येलो कलर फ्रॉम यूरिनल और ब्राउन कलर वाटर क्लोजेट से ही निकलता है और ये एल्कलाइन इन नेचर होता है। बट यही जो वाटर मतलब ये जो सीवेज है ये पड़ा रहता है और उसका डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू करती हैं, तो ये हो जाता है सेप्टिक सीवेज। और सेप्टिक सीवेज एसिडिक इन नेचर होता है। दिस इज़ डार्क और ब्लैक इन कलर, डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, ठीक है। देन ओडर, देखिए अलग जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो अलग अलग तरीके की वो निकलती हैं, ओडर्स निकलती हैं, स्मेल बनती है, ठीक है। तो कई तरीके, जैसे H2S हो गया, CH4 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, सल्फ़र हो गया, ये सब मतलब कई तरीके की ओडर्स निकलती हैं, दैट इज़ हार्मफुल, बट ये हेल्पफुल होती हैं फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द सीवेज। देखिए टेम्परेचर, एक एम्बिएंट टेम्परेचर लिया जाता है फॉर द वर्किंग ऑफ बैक्टीरिया जो प्रोसेस करती हैं 20 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस लीजिएगा। देन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बेसिस पे किया जाता है। देखिए हमारे जो सीवेज है उसमें सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, किस किस फॉर्म में, सस्पेंडेड फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में और सेटेबल सॉलिड्स में। सेटेबल सॉलिड्स को जो डिटरमिन किया जाता है आयम ऑफ टैंक से किया जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया था इसलिए याद रखिएगा। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे फैट्स हो गया, ऑयल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, यूरिया हो गया, कॉटन हो गया, शुगर हो गया। ऑर्गेनिक मैटर को जैसे ग्रीस और ऑयल्स है उसको स्किमिंग टैंक्स के थ्रू वो किया जाता है,
स्किमिंग टैंक्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। इनऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, डेब्रिस हो गया, क्लोराइड्स हो गया, सल्फेट्स हो गया, इसको सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन से अगर साफ़ करना होगा तो उससे किया जाता है। देन पीएच ऑफ वाटर, देखिए जो सीवेज होता है उसका जो अगर फ्रेश है तो उसका जो वो जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होगा। न्यूट्रल तो नहीं होगा, थोड़ा एल्कलीन नेचर होगा, बट वहीं पे सेप्टिक हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है। अराउंड 3 से लेके 5 के बीच होता है, ठीक है, 3 तो नहीं 4 लिख लीजिए, ठीक है। देन क्लोराइड कंटेंट, देखिए क्लोराइड कंटेंट जो सीवेज में, डोमेस्टिक सीवेज में जो वैल्यू होती है वो 120 मिलीग्राम पर लीटर होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देन नाइट्रोजन कंटेंट, देखिए नाइट्रोजन कंटेंट 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे वाटर में डिवाइड किया गया था वैसे वेस्ट वाटर में भी डिवाइड किया गया है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इंडिकेट्स ऑर्गेनिक मैटर, ये याद रखिएगा, ये एज इट इज़ वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन द सीवेज व्हाट इट रिप्रेजेंट, तो ये याद रखिएगा ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए 4 पार्ट में हमारी नाइट्रोजन कंटेंट डिवाइडेड है इन द सीवेज या फिर वाटर में भी। पहली बात तो फ्री अमोनिया होती है, देन ऑर्गेनिक अमोनिया होती है, देन 2 और होती हैं जिसे बोलते हैं नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ठीक है। अब जो फ्री अमोनिया होती है इट इंडिकेट्स रीसेंट पोल्यूशन, ये मतलब जैसे ये हमारा कोई टैंक है और मतलब ये वाटर है, ठीक है, और इसमें रीसेंट एकदम नया नया पोल्यूशन मतलब शुरू हुआ है, ठीक है। तो फ्री अमोनिया इंडिकेट्स रीसेंट पोल्यूशन, ऑर्गेनिक अमोनिया शुरू करता है कि मतलब बिफोर डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्यूमिनाइड अमोनिया, ये याद रखिएगा, ये सेकेंडरी नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, एल्यूमिनाइड अमोनिया बोलते हैं। देन फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया को केल्डन अमोनिया बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। देन नाइट्रेट, इट इंडिकेट्स पार्टली डिकम्पोजिशन, और नाइट्रेट जो होता है इट इंडिकेट्स द ओल्ड पोल्यूशन। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात जो सीवेज होता है बिफोर डंपिंग इन रिवर, बिफोर डंपिंग इन रिवर, ठीक है, और जब डंपिंग करते हैं इन रिवर जो उसका डी ऑक्सीजन मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल होता है वो 5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक। एक पॉइंट और होता है, क्योंकि मैं एक एज अ पेज ऐड करके बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या होता है, देखिए जो मैक्सिमम जो वो होती है, देखिए 4 तरीके की कंडीशन होती है, ठीक है। पहली होती है जोन ए, ठीक है, जो जोन ए, जोन बी, ठीक है, और जोन सी, और जोन डी एंड जोन ई, ये एक जोन ई और भी लिख लेते हैं, ठीक है। पहला जो होता है जोन ऑफ क्लियर वाटर होता है, जोन ए में जोन ऑफ क्लियर वाटर, इसमें वाटर हमारा साफ होता है। देन जोन ऑफ डिग्रेडेशन होता है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। देन जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, ठीक है। देन जोन ऑफ रिकवरी होती है, जोन ऑफ रिकवरी, और ये भी जोन ऑफ रिकवरी होती है, मतलब लोग लिखते तो हैं 2 पार्ट में, होता सेम ही है बट एक मतलब प्रोलॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए जोन ई भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये क्लियर वाटर होता है, इसके नाम में पता चला है जोन ए, ठीक है। तो हमारे पास 5 जोन होते हैं। फिश इज़ प्रेजेंट, ठीक है, और ये जो इसमें वो होता है ऑक्सीजन लेवल वो 100% पे होता है, ठीक है। देन और जो मैक्स जो मतलब जिसमें वो होता है और जो ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है वो इसमें होती है, क्या होता है, क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होती है, डिफिशिएंसी, ठीक है। और 0% सैचुरेशन होता है, ये याद रखिएगा, 0% सैचुरेशन, इसमें 100% सैचुरेशन होता है, और इसमें 40% सैचुरेशन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है फिर उसके बाद जोन ऑफ रिकवरी जो होती है इन दोनों में, इसमें जो ऑक्सीजन लेवल है फिर इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, रीजनरेट हो जाता है, रिकवरी होती ना, इसलिए बोला जाता है जोन ऑफ रिकवरी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 4 तरीके होते हैं, ये चारों जोन याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है जो वाटर का मतलब डिकम्पोजिशन होता है उसके प्रोसेस को बताता है, ठीक है। और जो मिनिमम ऑक्सीजन लेवल होता है वो कहाँ पे होता है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देन इसके हाँ हम लोग क्या पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था। तो क्या होता है फिर इसमें जो रिंकलर्स मेथड यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द ऑक्सीजन लेवल, और टाइट्रेंट यूज़ होता है सोडियम थियोसल्फेट, और इंडिकेटर यूज़ होता है स्टार्च, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। रिंकलर्स मेथड टू डिटरमिन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स, और सोडियम थियोसल्फेट टाइट्रेंट जैसे यूज़ होता है, और इंडिकेटर होता है स्टार्च।
देन COD के बारे में बात करते हैं। COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे इसका सेकेंडरी नाम होता है डाइक्रोमेट डिमांड। ये सेकेंडरी नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डिटरमाइंड बाय एडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। और इनहिबिटर जो होता है वो मर्क्यूरिक सल्फेट होता है, और कैटलिस्ट जो होता है वो सिल्वर सल्फेट होता है, याद रखिएगा। वैसे तो COD के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, DO और BOD के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, बट हमें याद रखना है कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो डाइक्रोमेट डिमांड बोला जाता है। और इनहिबिटर जो होता है वो मर्क्यूरिक सल्फेट होता है, और कैटलिस्ट जो होता है वो सिल्वर सल्फेट होता है। देन BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी वाटर में कितने बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं उसके लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि क्या है, हम लोग डायरेक्टली ये नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कितना पोल्यूटेड है वाटर, ठीक है, कितना पोल्यूशन हो चुका है, उसको BOD के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। BOD इंक्रीजेज विद द टाइम, ये पॉइंट याद रखिएगा कि BOD जो है इट इंक्रीजेज विद द टाइम, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीजेज विद द टाइम। क्योंकि क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेट डिक्रीज होने लगता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कम बैक्टीरिया होगी तो रेट भी डिक्रीज़ कर जाएगा, और ऑर्गेनिक मैटर भी डिक्रीज़ होता चला जाता है। बट यहाँ पे BOD इंक्रीज़ कर जाती है, ये याद रखिएगा। BOD रिमेनिंग विल डिक्रीज़ विद द टाइम, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग है, मतलब जो बची है, जिस बैक्टीरिया को डिकम्पोज करना है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होती जाएगी, बट BOD इंक्रीज़ करती जाती है टाइम के साथ। ये आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या होता है? अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा। देन फॉर म्यूनिसिपल सीवेज BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 100 to 500 मिलीग्राम पर लीटर, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगर BOD या फिर COD अगर 2 से कम है तो रेडिली बायोडिग्रेडेबल है, 2 से 4 है मॉडरेटली, और 4 से ज़्यादा है तो हार्डली बायोडिग्रेडेबल होगा, ये याद रखिएगा। देन BOD कैलकुलेशन जो की जाती है वो 5 डेज़ के लिए की जाती है एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, और 5 डेज़ के लिए जो BOD है 20 डिग्री सेल्सियस वो 68% होती है अल्टीमेट BOD के, ये पॉइंट याद रखिएगा। देन हीटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होती हैं? दैट बैक्टीरिया दैट ऑक्सीडाइज CO2, और एक ऑटोट्रॉफिक भी बैक्टीरिया होती है दैट ऑक्सीडाइज N2, ठीक है। दोनों बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किस लिए इंपॉर्टेंट है ये अभी बताता हूँ मैं। देन BOD जो 5 डेज़ के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? BOD इनिशियल माइनस BOD फाइनल, DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये A+B/B होता है। A है हमारा वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, मतलब ये होता है प्योर वाटर प्लस सैंपल, ठीक है, अपॉन सैंपल, ठीक है, ये होता है हमारा डाइल्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। BOD और 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी डेज, मतलब T डेज है, तो उसका फॉर्मूला ये है। जनरली पूछा नहीं जाता है बट मैंने बता दिया है, ठीक है। देन आगे फर्दर वो करते हैं, बढ़ते हैं। ये हमारा KD का फॉर्मूला है। KD जो होता है वो रिएक्शन होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करते हैं जो मैंने बताया था अभी, कार्बन और नाइट्रोजन जो वो था ना, ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन वेस्ट को वो डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, ठीक है, और हीटोट्रॉफिक कार्बन डाइऑक्साइड वाले सेक्शन में, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए हमारे पास 2 तरीके की साइकिल होती है, 2 साइकिल में बटी है ऑफ अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ बैक्टीरिया। तो क्या होता है, देखिए जो फर्स्ट स्टेज ऑफ BOD होती है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेसियस BOD और इनिशियल BOD, और सेकेंड स्टेज ऑफ BOD होता है नाइट्रोजनस BOD, और फाइनल या सेकेंड स्टेज ऑफ BOD। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब वो होता है तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज जिसे कार्बोनेसियस स्टेज कहते हैं, फिर यहाँ से सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल जो BOD को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। देन TOD होता है टोटल ऑक्सीजन डिमांड। ये कहता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर विच इज़ बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इनऑर्गेनिक मैटर। इसमें सारा BOD COD कंबाइन करके जो भी होता है सारा टोटल जो भी ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है उसे देखते हैं। देन थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड
कैन बी डिटरमाइंड व्हेन द केमिकल फार्मूला एंड इट्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ नोन। ठीक है, देन ये याद रखिएगा, जो टोटल ऑक्सीजन वो डिमांड होती है TOD, वो ज़्यादा होती है COD से, एंड BOD से COD ज़्यादा होती है, तो BOD सबसे कम होती है हमारी, ये याद रखिएगा। देन पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है, एवरेज स्टैंडर्ड BOD होता है ऑफ अ डोमेस्टिक सीवेज, वो होता है 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ठीक है, तो P क्या होता है, P जो होता है इसका जो फॉर्म, इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ अ इंडस्ट्रियल सीवेज। याद रखिएगा कि जो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो है वो किसकी स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियल सीवेज की स्ट्रेंथ। और P का फॉर्मूला क्या होता है, इंडस्ट्रियल BOD अपॉन BOD ऑफ 5 डेज, और टोटल BOD अपॉन पर कैपिटा BOD। और इसको एक और भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डिस्चार्ज इनटू BOD। देन F अपॉन M रेशियो क्या होता है, F अपॉन M होता है फूड अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो। इट इज़ अ रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर। अगर डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते हैं, जो हमारी डेफिनेशन है उसी को फॉर्मूला के बेसिस पे रेशियो के फॉर्म में लिख दिया कि डेलू BOD अप्लाइड लोड ऑन द एरिएटर सिस्टम अपॉन टोटल माइक्रोबियल सिस्टम प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक, देन स्लज एज क्या होती है, इसके फॉर्मूले, इसके नाम से पता चल रहा है ये स्लज की एज को रिप्रेजेंट करता है। इट सिग्निफाइज दैट द टाइम ऑफ बायोमास रिमेन्स इन द एरिएशन। स्लज एज का जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन सिस्टम अपॉन मास ऑफ सॉलिड लिविंग द सिस्टम पर डे। Sludge volume index represent degree of concentration of sludge and hence decide rate of recycling of sludge required to maintain the desired MLSS। and MLSS क्या होता है ये अभी मैं आगे बताऊंगा। F upon M ratio in aeration tank to achieve required degree of purification। ठीक है, तो ये स्लज वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। Hence sludge recirculation and settability are determined by sludge volume index। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी तेज़ी से और कितना एफिशिएंसी से हमारा जो स्लज है वो रिसर्कुलेट हो रहा है इन अ सिस्टम, ताकि वो मतलब रिसर्कुलेट होता है तो क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं, वो और हेल्प करता है टू डिकम्पोज द वो स्लज। ठीक है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन, यहाँ पे पता नहीं क्या, बाय 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन द मिक्स्ड लिकर आफ्टर सेटलिंग फॉर 30 मिनट्स। और इसकी जो यूनिट होती है मिलीलीटर पर ग्राम होती है। वो ये जो यूनिट है ये याद रखिएगा, ये यूनिट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज, देखिए ये सब छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, देखिए हमारे पास जो सीवेज वाटर है इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ इन रिवर और स्ट्रीम। ठीक है, अब क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो उसकी नेचुरल कंडीशन में लाने के लिए, हेल्प करने के लिए हम लोग वाटर को ट्रीट करते हैं, ताकि जैसे क्या होता है, एक ब्लैक वाटर है, नाले का पानी है, उसे डायरेक्टली अगर सी या स्ट्रीम में छोड़ देंगे तो नाला भी गंदा हो जाएगा। जैसे दिल्ली हो गई और गंगा गोमती नदी हो गई, ये सब काली क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली छोड़ देते हैं हम लोग। STP जो होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका यूज़ नहीं करते हैं, अगर लगे हैं तो यूज़ नहीं करते हैं, या तो ख़राब जाते हैं, चोक हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो इसको ट्रीट करके हम लोग वेस्ट वाटर को डंप करते हैं। अब जो डंप करते हैं उसको जो ट्रीट करने का प्रोसेस होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं, क्या लगता है, उसको देखते हैं। तो पहला होता है ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर यूज़ होता है प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पार्टिकल, जैसे ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, इन सबको रिमूव करने के लिए, जो सेटेबल सॉलिड्स हैं इन सबको रिमूव करने के लिए ग्रिड चैम्बर लगाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सॉलिड्स की 2.4 से लेकर 2.7 होती है। उन सब की जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से लेकर 2.7 होती है उनको रिमूव करता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी काफ़ी पूछी जाती है, 0.15 से लेकर 0.30 मीटर पर सेकेंड होती है। और डिटेंशन टाइम होता है कितनी देर उस चैम्बर में रुका है पानी, 40 से 60 सेकंड होती है, ये भी बहुत पूछा जाता है। डेप्थ होती है 1 से लेकर 1.8 मीटर। तो ये 3 चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पीड होती है 0.15 से लेकर 0.30 मीटर पर सेकंड होती है, और जो वेलोसिटी डिटेंशन टाइम होता है वो 40 से 60 सेकंड होता है, और जो डेप्थ होती है वो 1 मीटर से लेकर 1.8 मीटर होती है।
देन स्किमिंग टैंक जो होता है, स्किमिंग टैंक्स ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे अभी मैंने बताया था स्टीमिंग जो स्किमिंग टैंक्स है इट इज़ यूज टू रिमूव सोप्स, सॉलिड्स, ग्रीस, ठीक है, जो ऑयली मटेरियल होता है उन सबको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, रिमूव ऑयल, ग्रीस, सोप्स, ठीक है, जिसे ग्रीस ट्रैप्स भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। प्रोवाइडेड बिफोर पीएसटी, पीएसटी क्या है, प्रिलिमिनरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसका डिटेंशन टाइम होता है 3 से 5 मिनट का। ये डिटेंशन टाइम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, क्लोरीन गैस, देखिए क्लोरीन गैस जो होती है वो पास की जाती है विद द कंप्रेस्ड एयर अलोंग द सीवेज, ठीक है। ये क्यों पॉज की जाती है, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। देन सेडिमेंटेशन टैंक, देखिए 4 तरीके की सेटलिंग कराई जाती है इन सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। उन चारों में अलग अलग तरीके की सेटलिंग होती है और ये सेटलिंग भी पूछी जाती है। पहली होती है डिस्क्रीट टाइप ऑफ सेटलिंग, टाइप 1 सेटलिंग भी कहते हैं, डिस्क्रीट टाइप ऑफ, ये फ्री सेटलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फ्री सेटलिंग टेक प्लेस, और मतलब जैसे ये टैंक है और इसमें ये पार्टिकल है, ये अपने आप सेटल करता है, इसको कोई भी अंडर द ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, और कोई भी तरीके की ऊपर से फोर्स नहीं लगाया जाता, ये फ्लॉक्स नहीं क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, कोagulation नहीं कराया जाता, कुछ भी नहीं होता है, बस सीधे ग्रेविटी में कराया जाता है। इसलिए कहते हैं इसे डिस्क्रीट टाइप ऑफ सेटलिंग या टाइप 1 सेटलिंग या फ्री सेटलिंग, ठीक है। ये कराया जाता है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में और ग्रेट चैम्बर में। देन फ्लोकुलेंट टाइप ऑफ सेटलिंग होता है, इसे टाइप 2 सेटलिंग बोलते हैं। ये टाइप 2 सेटलिंग जो होती है, इन दिस पार्टिकल मेक्स फ्लॉक्स एंड सेटल। इसमें क्या होता है, जैसे कोई मटेरियल डाल दिया और ये मटेरियल को जैसे एक्टिवेटेड कार्बन है, अब ये मटेरियल जो है, ये जैसे ये चारों तरफ सॉलिड है, ये सॉलिड इससे चिपक जाएंगे, ठीक है, ये चिपक के फ्लॉक्स क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये फ्लॉक सेटल करेगा, भारी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेटल कर जाएगा। तो इसका जो एग्जांपल है वो हो गया पीएसटी, प्रिलिमिनरी सेडिमेंटेशन टैंक, या फिर क्लैरीफ्लोकुलेटर, ठीक है, याद रखिएगा। क्लैरीफ्लोकुलेटर और पीएसटी में हमारी होती है फ्लोकुलेंट सेटलिंग। देन टाइप 3 सेटलिंग, जिसे जोन ऑफ हिंडर्ड सेटलिंग भी कहते हैं और कॉल्ड जोन सेटलिंग, ठीक है। ये जोन, जैसे एक टैंक है, इसमें जोनल टाइप ऑफ इतने पार्ट में सेटलिंग होती है, तो ये जोनल टाइप ऑफ सेटलिंग है। इसे लगाया जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में या फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, ठीक है। ये 2 जगह पे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक लगाया जाता है। देन कंप्रेशन सेटलिंग, व्हेन पार्टिकल कंसनट्रेशन इज़ वेरी हाई, ठीक है, 1800 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तब कंप्रेशन टाइप ऑफ सेटलिंग या टाइप 4 ऑफ सेटलिंग करते हैं, ठीक है। ये कराया जाता है एसएसटी, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर में। एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी 2 तो, ऊपर के 2 तो याद रहते हैं, नीचे के 2 ये जो टाइप 3 और टाइप 4 सेटलिंग है इसके एग्जांपल याद नहीं रहते हैं। तो याद रखिए जो टाइप 3 सेटलिंग है वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या फिर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, और जो टाइप 4 सेटलिंग है ये यूज़ किया जाता है एनएसएसटी, जो कि है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, या फिर इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर में, ठीक। एमएलएसएस अभी मैंने बताया था, एमएलएसएस होता है मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड ये सॉलिड होगा, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म काफ़ी पूछा जाता है। देन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं प्रिलिमिनरी सेडिमेंटेशन टैंक है, जो इसे पीएसटी भी बोलते हैं। इसमें यूज़ होती है टाइप 2 सेटलिंग, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोकुलेंट टाइप ऑफ सेटलिंग। इसमें जो होता है 70% बायोडिग्रेडेबल सॉलिड्स रिमूव हो जाते हैं और 30% ऑफ बीओडी रिमूव हो जाती है, ठीक है। और सरफेस ओवरलोडिंग रेट जो होता है इसे बोलते हैं सरफेस ओवरलोडिंग रेट, ठीक है। ये कितनी होती है, ये होती है 25 से लेकर 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये भी याद रखिएगा। सरफेस एरिया फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्चार्ज अपॉन सरफेस ओवरलोडिंग रेट, ठीक है। डेप्थ ऑफ टैंक 2.5 से लेकर 3.5 मीटर होता है और विथ जो होती है वो 6 मीटर तक होती है। और डिटेंशन टाइम इसमें याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होता है 2.5 से लेकर 2 से लेकर 2.5 आवर तक की, ठीक है। डिटेंशन टाइम सबका याद रखिएगा। अभी मेरे पास एक टेबल भी होगी, आगे फर्दर मैं उस पर डिस्कस करूँगा कि सबका डिटेंशन टाइम कितना होता है, एक टेबल में सब कुछ करके मैं बता दूँगा। जैसे कि मैंने बताया था टाइप 2 सेटलिंग होती है और कोagulation एडेड सेडिमेंटेशन इज़ अवॉइडेड, ठीक है, याद रखिएगा। कोagulation अवॉइडेड, सेडिमेंटेशन इज़ अवॉइडेड, प्लेन सेडिमेंटेशन कराया जाता है, ठीक है। देन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो डिटेंशन टाइम होता है वो होता है 2 से लेकर 4 घंटे का। रिमूवल ऑफ बीओडी
कोलाइडल फॉर्म्स और डिजॉल्व फॉर्म्स को रिमूव किया जाता है यहाँ से। और कैरीड आउट इन 2 वेज। देखिए 2 वेज कब किए जाते हैं, एक होता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस, एक होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बेटर होता है, ठीक है, बेस्ट होता है या कह लीजिए, ठीक है। जब BOD अपॉन COD का रेशियो 0.6 से कम होता है तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं, और BOD अपॉन COD का रेशियो अगर 0.6 से ज़्यादा है तो केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं। फिजियोकेमिकल प्रोसेस इज़ नॉट गुड फॉर म्यूनिसिपल वेस्ट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देन स्लज डाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कैरीड आउट इन 2 वेज, ठीक है। कौन कौन से 2 वेज होते हैं, एक होता है एरियोबिक, एक होता है एनारोबिक, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है एरियोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरियोबिक जो होता है उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, और एनारोबिक जो होता है उसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो एरियोबिक जो डाइजेशन होता है कैरीड आउट फॉर सेकेंडरी स्लज विच इज़ फ्री ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाई ऑर्गेनिक सॉलिड्स। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो होता है फ्री ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाई ऑर्गेनिक सॉलिड, ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। एरियोबिक डाइजेशन में एंडोजेनस रेस्पिरेशन इसमें यूज़ होती है, याद रखिएगा, एंडोजेनस रेस्पिरेशन टेक प्लेस। ऑर्गेनिक मैटर प्लस बैक्टीरिया प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, जो इसकी रिएक्शन है वो CO2 प्लस N2 प्लस एनर्जी में डील होती है, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड रॉ स्लज कंसिस्ट ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स। अब देखिए यहाँ में डिफरेंस क्या है, इट इज़ फ्री ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाई ऑर्गेनिक सॉलिड्स, बट इसमें कंसनट्रेशन होता है हाई ऑर्गेनिक सॉलिड्स का, मतलब ऑर्गेनिक सॉलिड्स का, और हाई कंसनट्रेशन होता है, ये भी याद रखिएगा। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। जो एरियोबिक डाइजेशन होता है उसमें जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं उनका कंसनट्रेशन नहीं होता है, और एनारोबिक बैक्टीरिया जो डाइजेशन होता है उसमें ऑर्गेनिक सॉलिड्स का हाई कंसनट्रेशन होता है। प्राइम फंक्शन इज़ टू कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द स्लज इनटू लिक्विड्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उसमें जो स्लज होता है उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा एसिड्स एंड अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और गैसेस में भी। लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड्स एंड अल्कोहल्स, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन टेक्स डन बाय, देखिए 2 फॉर्मस होते हैं, 2 तरीके की बैक्टीरिया होती हैं, ठीक होता है। एक होती है एसिड फॉर्मस, एक होती है मीथेन फॉर्मस, ठीक है। जो एसिड फॉर्मस होती हैं फैकुलेटिव और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट सॉलिड्स टू एसिड्स एंड अल्कोहल्स, ठीक है। जो इसमें फ्लैकुलेटिव होती हैं, जो एरियोबिक प्लस एनारोबिक दोनों तरीके की बैक्टीरिया इसमें होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, फ्लैकुलेटिव और एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं सॉलिड्स को अल्कोहल्स में या फिर एसिड्स में, ठीक है। और इट रिस्पॉन्डेड क्विकली, बट मीथेन फॉर्मस जो बैक्टीरियाज होती हैं इट कन्वर्ट्स एसिड्स एंड अल्कोहल्स अलॉन्ग द CO2 and H2O इनटू मीथेन, ठीक है। पहले सॉलिड्स हुई हमारी, सॉलिड्स को कन्वर्ट करती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया एसिड्स प्लस अल्कोहल्स में, और फिर जो आगे की मीथेन फॉर्मस होती हैं वो CH4 में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ CO2 and H2O, ठीक है। और ये इट डज नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली, ये याद रखिएगा। और अगर इसकी रेमेडी है लाइम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट दिस एक्शन। pH कितना होता है 6.5 से 7.5, याद रखिएगा। देन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर प्लस बैक्टीरिया, देखिए CH4 बना, CO2 एंड एनर्जी बनी। देन डाइजेशन पीरियड ऑफ स्लज डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, याद रखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डाइजेशन पीरियड जो है, जो जैसे ठंडी में बैक्टीरिया को, जैसे आप फ्रिज देखिए, फ्रिज में कोई सामान रख दीजिए तो देर में ख़राब होती है, बट वहीं पे अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो जल्दी ख़राब जाती है, वैसा ही प्रोसेस है, ठीक है। देन 2 तरीके की बैक्टीरिया होती हैं, एक होता है मीज़ोहिलिक, एक होता है थर्मोफिलिक। मीज़ोहिलिक जो होती हैं ये बैक्टीरिया टेम्परेचर को, काफ़ी टेम्परेचर वो होती हैं, क्या बोलते हैं जिसे, मतलब थर्मोफिलिक जैसे टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती हैं वैसे टेम्परेचर नॉन रेजिस्टेंट होती हैं मीज़ोफिलिक। ये ज़्यादा टेम्परेचर में काम नहीं कर पाती, इनका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 20 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस है। बट ये थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया होती है रेजिस्टेंस कम होती है टूवर्ड्स टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और ये 40 से लेकर 60 डिग्री तक काम करती हैं। देन गैस प्रोडक्शन, कौन कौन सी गैस प्रोडक्शन होती है, देखिए एनारोबिक डाइजेशन में 70% ऑफ वोलेटाइल टोटल सॉलिड बनते हैं और 30% ऑफ नॉन वोलेटाइल टोटल सॉलिड्स बनते हैं, याद रखिएगा। देन आउट ऑफ टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स 65% आर रिड्यूस टू गैस, ये भी याद रखिएगा। इसमें 65% गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं,
ठीक है। 60 से 70% मीथेन होती है और 30% CO2 एंड अदर गैस होती है। देन स्टेजेस ऑफ स्लज डाइजेशन, देखिए दो तरीके की बताया था ना मैंने। एक होती मतलब स्टेजेस होती हैं, एक होती है एसिड फर्मेंटेशन, एक होती है एसिड रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, फ्रेश सीवेज ऑन बैक्टीरिया एक्ट कॉल्ड एसिड फॉर्मर्स, ठीक है। और वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड अटैक्स बाय बैक्टीरिया, पीएच होता है 6.8। ऑयल प्रोड्यूस साइट्स टू फॉर्म स्कम लेयर। देखिए ये लाइन का क्या मतलब, इसको हैशटैग पॉइंट लग करके लिखिए। जैसे ये होता है, जैसे ये हमारा वाटर का वो हो गया सरफेस, इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है ऑयल की, उसे स्कम लेयर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एसिड फर्मेंटेशन, पीएच जब 6 से नीचे होता है तब एसिड फर्मेंटेशन, एसिड फॉर्मर से एसिड बनता है हमारा। देन इसे छोड़ दीजिए, इसको न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। देन स्लज थिकनिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ स्लज, ठीक है। कोई भी, जैसे ये वॉल्यूम है, ठीक है, अब इस वॉल्यूम को इतने वॉल्यूम में लाना है, तो ये इस स्लज को मतलब कैसे होगा, इसमें से बैक्टीरिया डिकम्पोज करा के एयर निकाल के, तो ये सब कैसे होता है, इसे स्लज थिकनिंग कहते हैं। इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है ग्रेविटी थिकनिंग, एक होता है एयर फ्लोटिंग, एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन टाइप, ठीक है। ये टाइप्स याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है स्लज थिकनिंग के, ठीक है। ग्रेविटी क्या होता है, अंडर द ग्रेविटी एक्शन, ग्रेविटी फोर्स के अंडर क्या होता है, धीरे धीरे करके स्लज जो है वॉल्यूम रिड्यूस कर देता है। एयर फ्लोटिंग, इसमें क्या होता है, इसमें एयर पास की जाती है। और सेंट्रीफ्यूगल टाइप, इसमें गोल गोल घुमाया जाता है और जो हमारा वो है स्लज थिकन कर जाता है। तो 3 तरीके के हो गए, ग्रेविटी, एयर और सेंट्रीफ्यूगेशन वाला, ठीक है। देन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए सेप्टिक टैंक बहुत का जाना माना क्वेश्चन है, ठीक है। सेप्टिक टैंक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सेप्टिक टैंक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है, पहली बात तो इसमें, ठीक है। एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। डिटेंशन टाइम, देखिए डिटेंशन टाइम सबका याद रखिएगा, 12 से लेकर 36 घंटा होता है, ठीक है। पुअर क्वालिटी ऑफ स्लज मिलता है, डेप्थ होती है 1.5 से लेकर 2 मीटर। रॉ सीवेज इज फेड और सूटेबल फॉर पॉपुलेशन लेस देन 300, ठीक है। और इसकी जो फॉर 5 यूज़र्स के लिए, ठीक है, सेप्टिक टैंक की 750 सेंटीमीटर की विथ होती है, ठीक है। 1 मीटर की डेप्थ होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1000 मीटर क्यूब की वॉल्यूम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। 1000 लीटर था कि मीटर क्यूब, ये नहीं याद मुझे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आर्म ऑफ टैंक, ये सेटेबल सॉलिड्स को वो करता है, ठीक है। मॉडिफाइड तरीके का सेप्टिक टैंक होता है, ये भी बात है, और सेटेबल सॉलिड्स को रिट्रीव करने के लिए होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन टेक प्लेस। डिटेंशन टाइम जो होता है वो 2 से 4 घंटा होता है, बेटर तरीके का सेप्टिक टैंक है, इसीलिए इसका डिटेंशन टाइम भी कम होता है, 2 से 4 घंटे का ही डिटेंशन टाइम है। जो COD है, इट रिड्यूसेस टू 25 to 50%। और गुड स्लज ऑप्टेन होता है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, याद रखिएगा। अपर पार्ट वर्क्स इन एरोबिक कंडीशन और लोअर पार्ट्स में एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। देन स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, ओपन पॉन्ड होता है, कंस्ट्रक्टेड टू ट्रीट सीवेज एंड रिमूव BOD। इसमें क्या होता है, एक पॉन्ड होता है, उसमें पानी भरा होता है, इसमें लाके पोल्यूटेड वाटर या सीवेज डाल देते हैं और अब BOD डेवलप होने लगती है, बैक्टीरिया अपना काम करने लगती है। पॉन्ड सिस्टम इन विच O2 प्रोवाइडेड थ्रू एरिएशन, इट इज़ कॉल्ड एरिएटेड लगून। इसमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, इसलिए इसे कहते हैं एरिएटेड लगून। दिस कैन बी एरोबिक, एनारोबिक एंड फ्लैकुलेटिव, ठीक है। फ्लैकुलेटिव बैक्टीरिया अभी बताई दी थी, जो एनारोबिक और एरोबिक दोनों तरीके से काम करे। एनारोबिक पॉन्ड्स जो होते हैं शैलो पॉन्ड्स होते हैं, डेप्थ होती है 0.5 मीटर से कम। BOD लोडिंग रेट जो होता है वो 40 से लेके 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे होता है। एल्गल ग्रोथ इसमें इंटेंस होती है और मैक्स पेनिट्रेशन ऑफ लाइट भी इसी में होता है। और एल्गल जो ग्रोथ होती है इट इज़ ड्यू टू फॉस्फोरस, ये याद रखिएगा। देन एनारोबिक पॉन्ड्स होते हैं, इनकी डेप्थ ज़्यादा होती है, 2.5 से लेके 5 मीटर तक होती है। और BOD जो लोडिंग होता है 400 से लेके 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे होती है। उसमें कितनी थी, 40 से लेके 120, और इसमें है 400 से लेके 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे। यूज़ फॉर प्री ट्रीटमेंट ऑफ हाई स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट, ये भी याद रखिएगा। देन फ्लैकुलेटिव पॉन्ड होता है एरोबिकली एट सरफेस एंड एनारोबिकली कंडीशन एट द बॉटम, ठीक है। इसमें दो ऐसी कंडीशन होती है, इसमें यहाँ पे एरियोबिक कंडीशन होती है और यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होती है,
ठीक है। डेप्थ होती है 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक। और एनारोबिक एक्ट एज अ ओडर सील है, ये भी याद रखिएगा, ताकि जो स्मेल है वो ऑफ स्मेल ना आए। डिटेंशन टाइम 10 से 20 दिन का होता है, 10 से 20 दिन, या फिर 3 से 4 हफ्ता भी बोलते हैं। 3 से 4, अच्छा नहीं, यही याद रखिए, 3 से 4 हफ्ता। एक चीज़ और है, उसका पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डिटेंशन टाइम याद रखिए 10 से 20 दिन होता है पॉन्ड्स का। और यहीं पे सेप्टिक टैंक का होता है 12 से 24 से 48 घंटा, नहीं 12 से 36 घंटा ये। और जो आइम ऑफ टैंक होता है उसका डिटेंशन टाइम 2 से 4 घंटा होता है। देन यूट्रोफिकेशन क्या होता है? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लेक कॉजेज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जैसे जो कोई रिवर या पॉन्ड है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं तो एल्गल ग्रोथ को वो करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। इट इज़ मेनली ड्यू टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड लेड्स, ठीक है। फॉस्फोरस याद रखिएगा, फॉस्फोरस एक मेन वो है, क्राइटेरिया होता है टू फॉर एल्गल ग्रोथ। देन प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, देखिए फ्लोटिंग मटेरियल इज़ रिमूव्ड बाय स्क्रीन्स, याद रखिएगा, स्क्रीन के द्वारा जो रिमूव किया जाता है, ठीक है। जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, ये फ्लोट कर रहे हैं तो उसको रिमूव किया जाता है थ्रू स्क्रीन्स। ग्रिट चैम्बर, इट रिमूव ग्रिट्स एंड सैंड, ठीक है। ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव्ड बाय स्किमिंग टैंक, ये भी याद रखिए। देन प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक जो होता है वो सेडिमेंटेशन, केमिकल एडेड और सेडिमेंटेशन किया जाता है। सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है उसमें क्या 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 करते हैं? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करते हैं, एरेटेड लगून्स का यूज़ करते हैं, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्शन करते हैं, एरियोबिक डाइजेशन करते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर करते हैं, और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। देन टेरेशरी और एडवांस ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? इसमें डिसइंफेक्शन करते हैं, सीधी बात करूँ तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन सॉलिड्स रिमूवल, ठीक है। जो बहुत डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, माइन्यूट जो होते हैं बहुत ज़्यादा। बायोलॉजिकल फॉस्फोरस रिमूवल करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन करते हैं। देन कौन सा प्रोसेस एनारोबिक है और एनारोबिक है वो पढ़ते हैं। जो हमारा ट्रिकलिंग फ़िल्टर होता है, ट्रिकलिंग फ़िल्टर अभी क्या होता है आगे पढ़ते हैं, अभी रुक जाइए। जो हमारा ट्रिकलिंग फ़िल्टर है, ठीक है, ट्रिकलिंग फ़िल्टर एक तरीके का अटैच ग्रोथ प्रोसेस है, ठीक है। अब इस अटैच ग्रोथ प्रोसेस में एरियोबिक कंडीशंस में किया जाता है, ठीक है। रोटेटिंग बायोलॉजिकल जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी अटैच ग्रोथ है और एरियोबिक प्रोसेस है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये एक सस्पेंडेड प्रोसेस है और एरियोबिक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड एक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है और ये भी एरियोबिक प्रोसेस है। सेप्टिक टैंक एक तरीके का सस्पेंड ग्रोथ है और एनारोबिक। और आयम ऑफ टैंक एक सस्पेंडेड ग्रोथ है और एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। तो एनारोबिक कंडीशन वाले ये हैं बस, एक सेप्टिक टैंक, एक आयम ऑफ टैंक, ठीक है। क्या होता है, सेप्टिक टैंक ऐसा होता है और ऊपर से ढक दिया जाता है तो ये एनारोबिक कंडीशन को डेवलप कर लेता है। और आयम ऑफ टैंक तो वो होता है, वो तो एक मॉडिफाइड तरीके का सेप्टिक टैंक होता है, ये तो कोई बात ही नहीं है उससे बनती। तो दोनों एनारोबिक कंडीशन में काम करते हैं, ठीक है। अटैच ग्रोथ वाले ट्रिकलिंग फ़िल्टर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ऐसा होता है और उसके थ्रू जो बैक्टीरिया है उससे चिपक जाती हैं तो इसलिए अटैच ग्रोथ होती है। वैसे रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर होता है, क्या होता है, ये एक फ़ैन टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये गोल गोल घूमता है, ठीक है, ताकि सर्कुलेट कर सके, ठीक है। वैसे इसीलिए, और इससे बैक्टीरिया आके चिपक जाती है तो अटैच ग्रोथ प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और बाकी सब सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है, याद रखिएगा। तो ट्रिकलिंग फ़िल्टर और रोटेटिंग बायोलॉजिकल जो होता है वो होता है अटैच ग्रोथ। देन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड पॉल्यूटेंट्स। जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड पॉल्यूटेंट, ये लाइन याद रखिए। जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है उसमें जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर और पॉल्यूटेंट को ब्रेक डाउन करता है टू प्रोसेस इट। और ये एक तरीके का सस्पेंडेड ग्रोथ एरियोबिक प्रोसेस होता है, ठीक है। रिमूव्स सॉलिड्स अप टू 85 से लेकर 95%, रिमूव्स बीओडी एंड सीओडी, यूजेस हाई कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, रिक्वायर्स लेस स्पेस, ये याद रखिएगा लेस स्पेस, क्योंकि देखिए ये एडवांटेज में काम आ सकता है, ठीक है। डज नॉट प्रोड्यूस ओडर, रिक्वायर्स स्किल्ड सुपरविजन, ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है,
ठीक है। और डिटेंशन टाइम इसका भी याद रखिएगा 4 से लेकर 6 घंटा होता है। देन ऑक्सीडेशन पॉन्ड एरियोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस होती है। एल्गाई फोटोसिंथेसिस एंड एल्गाई बैक्टीरिया सिम्बायोसिस टेक प्लेस, ये याद रखिएगा। इन डीप एनारोबिक कंडीशन टेक प्लेस, हाई एफिशिएंसी ऑफ बीओडीज रिमूवल और न्यूसेंस ड्यू टू मॉस्किटो एंड ओडर टेक प्लेस। देखिए इसमें गंदी ओडर आती है, ठीक है। एरियोबिक प्रोसेस है क्योंकि, ठीक है, तो इसमें कोई तरीके की एनारोबिक कंडीशन नहीं डेवलप हो जाती, तो इससे क्या होता है, ओडर बाहर निकल आती है ऑक्सीडेशन पॉइंट से, और ये एक तरीके की गंदी स्मेल प्रेजेंट करता है, और इसी के थ्रू क्या होता है, मॉस्किटो और फ्लाइज का बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, H2S होता है, NH3 होता है, CH4 होता है, CO2 होता है। डिटेंशन टाइम 2 से 20 से 30 दिन या 3 से 4 हफ्ता बोलते हैं जिसे, ठीक है, याद रखिएगा। 20 से 30 दिन जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन पॉइंट वहाँ। और यहीं पे ये जो था, ये कहाँ गया, ये स्टेबलाइजेशन पॉइंट है। इसका क्या होता है डिटेंशन टाइम 10 से 20 दिन होता है, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन पॉइंट का होता है 20 से 30 दिन। देन ट्रिकलिंग फिल्टर, ये एक तरीके का ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच्ड ग्रोथ एरियोबिक प्रोसेस होता है। 2 से 3 मीटर की डेप्थ होती है, ठीक है। अच्छा, ये एरिएटेड लगून बचा है, इसकी जो डेप्थ होती है वो 2.5 से 4.5 मीटर होती है। ये एक तरीके का पॉन्ड होता है जिसमें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। डिटेंशन टाइम 1 से 2 हफ्ता होता है, ये भी याद रखिएगा। जो ऑक्सीजन है वो प्रोसेस को तेज कर देता है, इसलिए जो इसका डिटेंशन टाइम है वो कम है। कंसिस्ट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन पॉइंट्स, ठीक है। और डीप एंड एरिएटेड मैकेनिकली, ये भी मैंने बताया था। देन ट्रिकलिंग फिल्टर 2 से 3 मीटर की डेप्थ होती है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। स्लाइम लेयर इसमें ऊपर बन जाती है बैक्टीरिया की, ठीक है। और ग्रेवल्स डाले जाते हैं इसमें। रिमूव और डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, ये याद रखिएगा, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। और ऊपर किसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता था, वो उस एक्टिवेट ट्रिकलिंग फिल्टर नहीं, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस था ना, हाँ, ठीक है। ये ऑर्गेनिक्स और मैटर को रिमूव करने के लिए होता है, ब्रेक डाउन के लिए। देन रिमूव डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। लोडेड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर पर मीटर डे। देखिए ये यूनिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिट पूछी जा चुकी है। तो क्या यूनिट है, जो इसका सरफेस ओवरलोडिंग रेट है उसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम पर हेक्टेयर मीटर पर डे, ठीक है। स्लाइम लेयर इज फॉर्म्ड, ये भी मैंने बताया था। तो ये पूछा जा सकता है कि स्लाइम लेयर कब फॉर्म होती है या किस में फॉर्म होती है। सो स्लाइम लेयर इज फॉर्म्ड इन ट्रिकलिंग फिल्टर। देखिए ये 2 तरीके के होते हैं, एक स्टैंडर्ड टिकलिंग फिल्टर, स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर, एक होता है हाई रेट टिकलिंग फिल्टर। ये स्लो होता है, ये तेज होता है, बेसिक सी बात है। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक मैटर एंट्री इनटू टिकलिंग फिल्टर इन 1 डे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक दिन में कितना वॉल्यूम ऑफ जो मैटर है उसे अंदर डाला जा रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला ये है, ठीक है। देन रीसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है, रिटर्निंग ऑफ पोर्शन ऑफ ट्रीटेड सीवेज टू ट्रीटमेंट यूनिट। ये कितना जो सीवेज है वो वापस रिटर्न कर रहा है उसका कहते हैं रिटर्निंग रेशियो, रीसर्कुलेशन रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है रीसर्कुलेटेड सीवेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज, ठीक है। रीसर्कुलेटेड सीवेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज। और देखिए जो डेप्थ होती है वो 2 से 3 मीटर की होती है ट्रिकलिंग फिल्टर की। बीओडी जो रिमूव होती है वो होती है 70 से लेकर 90% तक। एक्टिवेटेड स्लज जो होता है वो रिमूव करता है वो 80 से 95% तक, बट ये 70 से 90%। हाइड्रोलिक लोडिंग जो होती है ऑफ HRTF जो होती है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, वो होती है 100 से लेकर 400 मिलियन लीटर, ये मिलियन लीटर है, पर हेक्टेयर पर डे। और SRTF की जो होती है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट वो होती है 10 से 40 मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे, ठीक है। तो ये कितना 10 टाइम्स हुआ इसका, ठीक है, 10 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और रिसर्कुलेशन रेशियो जो होता है वो SRTF का जो होता है वो 0 होता है क्योंकि इसमें जो सीवेज है वो वापस रिसर्कुलेट नहीं किया जाता है। वहीं HRTF का 1 से लेकर 4 के बीच होता है रिसर्कुलेशन रेशियो। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ब्रीडिंग मॉस्किटोस, ओडर्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रिकलिंग फिल्टर की। यहीं पे ऑक्सीडेशन पॉइंट की भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन ये हैशटैग पॉइंट ये खुद पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आया इसलिए लिखा है, ठीक है। फिर आगे फर्दर डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सीवर। देखिए हमारे पास कई तरीके के सीवर होते हैं, उन सीवर की डिज़ाइनिंग काफ़ी पूछी जाती है। तो मतलब डिज़ाइनिंग नहीं, शेप और कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक होता है सेमी इलिप्टिकल सीवर, उसका जो डायग्राम है वो ये ऐसा होता है, ठीक है।
सूटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू आउट द ईयर, ये याद रखिएगा। लार्ज डिस्चार्ज थ्रू आउट ईयर के लिए हम लोग सेमी इलिप्टिकल सीवर का यूज़ करते हैं। जो सीवर का डाया है वो 1.8 मीटर से बड़ा होता है एंड इट इज़ मेड ऑफ RCC। हॉर्स शू सीवर, इसके नाम में पता चल रहा है हॉर्स शू टाइप होता है। ये सेमी इलिप्टिकल को लंबा कर दिया जाता है। फॉर हैवी डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर लार्ज सीवर्स मेड ऑफ RCC, और हाइट ज़्यादा होती है कंपेयर टू विथ, ठीक है, ऊंचा कर दिया जाता है, ठीक है। तो दो सीवर पढ़ लिए, एक होता है हाई सेमी इलिप्टिकल और एक होता है हॉर्स शू टाइप ऑफ सीवर। जो सेमी इलिप्टिकल है वो हाई लार्ज डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है और थ्रू आउट द ईयर, और हैवी डिस्चार्ज के लिए हॉर्स शू टाइप यूज़ होता है। सर्कुलर सीवर फॉर गिवन पेरीमीटर, एक तो पहली बात तो लीस्ट पेरीमीटर मिलता है हमें इस सर्कुलर सीवर से। इट गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज। स्मूथ सरफेस होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल होता है और लेस डिपॉजिट्स होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कौन सा सीवर हम यूज़ करें, कौन से शेप का, तो या बोलेंगे हम लोग सर्कुलर सीवर को यूज़ करते हैं। और हॉर्स शू टाइप ऑफ सीवर हैवी डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है, और एलिप्टिकल टाइप ऑफ सीवर लार्ज डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है थ्रू आउट द ईयर। एक्स शेप सीवर, जिसे ओवॉइड सीवर भी बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। इसमें बड़ा सीवर बड़ा पाइप ऊपर लगाया जाता है और छोटा पाइप नीचे लगाया जाता है, तो ये एक तरीके का शेप बना लेता है। ये बड़ा और छोटा पाइप जो मैंने बताया ये भी पूछा जाता है, पूछा गया है इनफैक्ट, ठीक है। तो प्रिफर्ड इन कंबाइंड सिस्टम सीवर, ये पूछा जा सकता है कंबाइंड सीवर सिस्टम कैसे होता है। एक होता है स्टॉर्म वाटर फ्लो, एक होता है सीवेज फ्लो। इन दोनों को मिला दें तो एक फ्लो बनाया जाता है, मतलब एक नाली बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं कंबाइंड वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, ठीक है। तो एक कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए एस्चेट टाइप ऑफ सीवर यूज़ किया जाता है। डिफ़िकल्ट फॉर कंस्ट्रक्शन और लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल क्यों होता है, देखिए बड़ा वाला पाइप ऊपर है, छोटा पाइप नीचे, ऑटोमेटिकली छोटा वाला जो है वो लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी तो वीक होगा, अगर वीक होगा तो अनस्टेबल हो सकता है। देन प्रोवाइड सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी, ठीक है, सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी देता है इसलिए बहुत बेटर होता है। मेड ऑफ ब्रिक एंड RCC इन ड्राई वेदर मोस्ट एफिशिएंट होता है, ये भी याद रखिएगा। देन सीवर सिस्टम, देखिए दो तीन तरीके के सिस्टम होते हैं, एक पार्शली कंबाइंड, एक होता है सेपरेट, एक होता है कंबाइंड। इसमें क्या होता है, एक जैसे स्टॉर्म वाटर के लिए हो गई ये नाली, और ये हो गई सीवेज के लिए। अब जब बारिश होगी तो पानी स्टॉर्म वाटर वाला इसमें बहेगा और डोमेस्टिक सीवेज इसमें बहेगा, बट यहीं पे दोनों जब मिला दिया जाता है तो ये हो जाता है, ठीक है, दोनों का पानी एक ही में आके गिर रहा है, तो ये हो जाता है कंबाइंड सिस्टम। और पार्शली कंबाइंड क्या होता है, मतलब जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तब पानी इसमें दोनों एक साथ बहने लगते हैं, नहीं तो अलग अलग बहते हैं, ठीक है। तो ये पार्शली कंबाइंड सिस्टम हो गया। देन फ्लो थ्रू सीवर कंसिडर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ड्यूरिंग नॉन मानसून सीजन इज कॉल्ड ड्राई वेदर फ्लो, याद रखिएगा। देन एस्टुअस गैस कॉजेस कोरोजन ऑफ सीवर, ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेट वाटर डाइल्यूट्स सीवेज हेंस ट्रीटेड इकोनॉमिकली, देखिए क्या होता है, जब रेन वाटर सीवर में जाता है तो ये वो डाइल्यूट कर देता है। अब डाइल्यूट क्या कर देता है, तो हमें जो वो है ट्रीटमेंट करने में हेल्प कर देता है। बट यहीं पे अगर पंपिंग सिस्टम को यूज़ कर लें, मतलब सीवेज को पंप किया जा रहा है, तो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि पानी बढ़ जाएगा, ठीक है, रेन वाटर ऐड होगा, तो वो हमारी अनइकोनॉमिकल कंडीशन डेवलप कर देता है। देन कंबाइंड सिस्टम सूटेबल फॉर नैरो स्ट्रीट्स एंड लेस इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बट कॉस्ट ऑफ पंपिंग इज़ हाई, जैसे कि मैंने बताया। देन एडवांटेजेस ऑफ कंबाइंड सिस्टम ये हैं, ठीक है। फिर और भी चोकिंग प्रॉब्लम नहीं होती है और इकोनॉमिकल भी होता है। इकोनॉमिकल तब तक जब तक पंपिंग ना की जा सके। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लो टर्न प्लांट इज़ अननेसेसरी इंक्रीज, ठीक है, और अनइकोनॉमिकल इफ़ पंपिंग इज़ रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने बताया था। देन नॉर्मली सीवर शैल बी डिज़ाइन फॉर डिस्चार्ज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ DWF ड्राई वेदर फ्लो, जिसे बोलते हैं। ड्राई वेदर फ्लो मतलब गर्मी के सीज़न में, ये जब बारिश नहीं हो रही होती है तो जो सीवर से बह रहा होता है उसे कहते हैं ड्राई वेदर फ्लो। तो 3 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो होना चाहिए सीवर जब डिज़ाइन कर रहे हो, और हाफ फुल होना चाहिए विद मिनिमम सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी जो होती है 0.75 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। देन मिनिमम डाया ऑफ अ सीवर होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डाया जो ऑफ सीवर होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। देन मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मैन होल इन विच पर्सन कैन नॉट एंटर, देखिए ये याद रखिएगा, जो होता है 30 मीटर होता है। वैसे तो 120 मीटर होता है जिसमें मैन भी अंदर घुस सके, अगर मैन अंदर नहीं घुस पा रहा है तो 30 मीटर होता है। देन साइज ऑफ सीवर, देखिए दो बी होल उनके बीच में, मैन होल के बीच में जो डिस्टेंस है
उनके बेसिस पे साइज़ ऑफ सीवर के बारे में भी IS कोडल प्रोविजंस प्रोवाइड हुए हैं। तो 45 मीटर पे 0.3, ये 0.6, 75 मीटर पे 0.9, 90 मीटर पे 1.2, 120 मीटर पे 1.5 मीटर, 250 मीटर पे अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा है डाया तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे याद करें, देखिए 0.3, 0.6 तीन तीन से बढ़ाइए, ठीक है, 0.9, 1.2, 1.5, ठीक है, 1.5 से ज़्यादा। बट जो डिस्टेंस है वो 45 है, 75 है, 90 है, 120 है, देन 250 है, देन 300 है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। ये 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 12, ठीक है, मतलब ऐसे 1 2 ऐसे याद रखिएगा। तो 45, 75, 90, ठीक है, 120, 250 और 250 से 300, ठीक है। देन मैनहोल्स इज यूज फॉर इंस्पेक्शन प्रोवाइडेड एट द जंक्शन, चेंज ऑफ अलाइनमेंट, डाया और ग्रेडियंट, ठीक है। मैनहोल प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे जंक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहे हो, या फिर इंस्पेक्शन जहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करना हो वहाँ पे मैनहोल प्रोवाइड कर देते हैं। देन ड्रॉप मैनहोल्स कनेक्ट हाई लेवल ऑफ सीवर, जैसे एक यहाँ पे सीवर जा रहा है और एक सीवर यहाँ जा रहा है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप मैनहोल बना दिया जाता है ऐसे, ठीक है। और टू लो लेवल प्रिफर्ड व्हेन द हाइट डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0.6 मीटर, ठीक है। आउटफॉल सीवर होता है सीवर ट्रांसपोर्ट सीवर फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लांट टू रिवर, ओशन और डिस्पोजल पॉइंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये सीवर को लेके जाता है टूवर्ड्स ओशन और रिवर। क्लीन आउट क्या होता है, इंक्लाइंड पाइप होता है प्रोवाइडेड टू अंडरग्राउंड सीवर फ्रॉम द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ मैनुअल। अब जैसे क्या है, ये हमारी नाली है, ठीक है, और ये हमारी रोड है। अब मैनहोल ना प्रोवाइड करें, उसकी जगह हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं क्लीन आउट, ठीक है। एक इंक्लाइंड पाइप होता है जो और नीचे बहते हुए सीवर पाइप से कनेक्ट करता है। मेन सीवर क्या होता है, कैरी ऑल सिटी सीवेज टू ट्रीटमेंट प्लांट। ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर टू जनरेट सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी, देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये याद रखिएगा। जो डाया होता है अगर 100 mm है, एक होता है 150 और एक होता है 225 mm, तो कितना ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, 1/60 का, 1/100 का और 1/200 का। और जो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी होती है 0.58 मीटर पर सेकेंड होती है, 0.61 और 0.79 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 mm के लिए जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है वो 1/60 का प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें जो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी होती है वो 0.58 मीटर पर सेकेंड होती है। फिर अगर 150 mm का डाया है तो जो ग्रेडियंट है वो प्रोवाइड किया जाता है 1/100 का, और सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी जो होती है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड होती है। फिर अगर 225 mm का अगर डाया है तो हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो 1/200 का प्रोवाइड किया जाता है, और जो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी है वो 0.79 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। देखिए टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है, जो हमारा सैंपल होता है, मतलब जैसे ये हमारा पोल्यूटेड वाटर हुआ, ठीक है, और इसको हम लोग सैंपल बोलते हैं, ठीक है। एक बड़े से सीवर में से इस सीवरेज को लाए, ठीक है, और इसको एज अ सैंपल यूज़ करेंगे। अब सैम्पलिंग क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द BOD, ठीक है, COD, और अलग अलग तरीके के जो कंटेंट होते हैं, ठीक है, उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन और वगैरह वगैरह चीज़ें वो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग 4 तरीके की होती है। एक होती है ग्रैब सैम्पलिंग, एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, एक होती है कंपोजिट सैम्पलिंग, एक होती है फ्लो वेट कंपोजिट सैम्पलिंग, ठीक है। ग्रैब सैम्पलिंग जो होता है उसे कैच सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि ग्रैब मीन्स कैचिंग एंड इट इज़ कॉल्ड कैच सैम्पलिंग, और ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। सिंगल सैम्पल इज़ टेकन एट अ स्पेसिफिक टाइम। डू नॉट टेस्ट क्वालिटी बिफोर और आफ्टर सैम्पलिंग, इसमें कोई तरीके की टेस्टिंग नहीं की जाती है बिफोर एंड आफ्टर सैम्पलिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इसके नाम जो सेकेंडरी नाम है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। ये सेकेंडरी नाम जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोला जाता है। सैम्पल टेकन फॉर द पॉपुलेशन टू मेक अजम्पशन अबाउट पॉपुलेशन, ये जो अजम्पशन बताने के लिए होता है अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है। देन कंपोजिट सैम्पलिंग कॉल्ड इंटीग्रेटेड सैम्पलिंग, जो सेकेंडरी नाम है वो प्राइमरी नेम से काफ़ी मिलता जुलता है, तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस कम है। कंसिस्ट मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिविजुअल सैम्पल्स,
गिव्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करता है वाटर को, जिसे कहते हैं कंपोजिट सैम्पलिंग। देन फ्लो वेट कंपोजिट सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन नहीं आफ्टर कांस्टेंट इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज पासेस सैम्पलर। ठीक है, तो 4 सैम्पलिंग के बारे में बात किया। ग्रैब सैम्पलिंग बहुत कॉमन टाइप ऑफ सैम्पलिंग है, इसमें कोई भी प्राइमरी और फाइनल टेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब क्वालिटी नहीं टेस्ट की जाती है। रैंडम सैम्पलिंग में, जिसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, ये पॉपुलेशन फोरकास्ट करने में या पॉपुलेशन के बारे में अजम्पशन को डील करने में हेल्प करता है। कंपोजिट सैम्पलिंग इंडिविजुअल कई तरीके के मिक्सचर ऑफ सैम्पल्स होते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट वाटर क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम। ठीक है, फ्लो वेटेड कंपोजिट सैम्पलिंग ये कांस्टेंट इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ये सैम्पल इज अज्यूम टू रिप्रेजेंट एवरेज पोल्यूटेंट कंसनट्रेशन। ठीक है, कोई भी तरीके का जो सैम्पलिंग है वो पोल्यूटेंट कंसनट्रेशन को शो करता है। रैपिड टेस्ट इज डन टू इंडिकेट द पोल्यूशन इन वाटर। कौन सा होता है? वो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन टेस्ट, याद रखिएगा। देन अबैटमेंट क्या होता है? इट इज़ अ रिड्यूसिंग डिग्री और इंटेंसिटी और एलिमिनेटिंग पोल्यूशन। रिड्यूसिंग डिग्री ऑफ पोल्यूशन को कहते हैं अबैटमेंट। ऑर्गेनिक लोडिंग इन ट्रिकलिंग फिल्टर इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर मीटर पर डे। ये याद रखिएगा। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, उसकी यूनिट क्या थी? किलोग्राम पर हेक्टेयर मीटर पर डे। ग्रेटर इज़ द लोडिंग, लेसर इज़ द एफिशिएंसी। ये पॉइंट याद रखिएगा। एंड दस लेसर इज़ द BOD, मतलब जितनी ज़्यादा लोडिंग होगी, लोडिंग की जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी लेस एफिशिएंसी होगी और उतनी ही कम BOD होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ड्यूरिंग नो सर्कुलेशन जोन, अगर सर्कुलेशन जोन है तो उस हिसाब से डिटरमिन किया जाएगा BOD को। देन डिज़ाइन ऑफ टिकलिंग फ़िल्टर इज़ डन फॉर एवरेज फ्लो। याद रखिएगा, एवरेज फ्लो के लिए टिकलिंग फ़िल्टर को बनाया जाता है। देन ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। CI पाइप जो होता है, ये क्वेश्चन आया था, जो कास्ट आयरन पाइप होता है वो जैसे क्या होता है, हमारा घर तक पानी कैसे आता है? जैसे ये सोर्स है, ठीक है, सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में आता है। ठीक है, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से आया, फिर इसके बाद आया हमारे पास हाउस में। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे जो लेके जाता है वो होता है हमारा कास्ट आयरन पाइप। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है, उसमें जो पाइप ले जाया जाता है वो जाता है थ्रू GI पाइप। ठीक है, और देन जो डिस्ट्रीब्यूशन से हाउस तक आता है थ्रू रॉट आयरन पाइप। ठीक है, रॉट आयरन पाइप। लेकिन अब घर में जो प्लम्बिंग की जाती है वो की जाती है PVC पाइप से। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि GI पाइप इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक सप्लाई। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज़ होता है। जनरली ये जो मेन पाइप्स होते हैं उनके थ्रू जो सर्विस पाइप्स यूज़ होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। अब ये मेन और सर्विस पाइप क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये रोड है हमारी, ठीक है, रोड के बीच, रोड से जो हम लोग पाइप लाते हैं ये होता है मेन पाइप। ठीक है, ठीक है, ये मेन पाइप जनरली यूज़ होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होगा या फिर CI पाइप होगा, इन दोनों में से कोई पाइप हो सकता है। ठीक है, यहाँ हमारा ये घर है, हाउस। अब ये हाउस से ये जो जोड़ने वाला पाइप होता है ये होता है हमारा GI पाइप। ठीक है, और इस पाइप को कहते हैं सर्विस पाइप। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इसे सर्विस पाइप बोलते हैं। ठीक है, GI पाइप फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर के लिए, और रॉट आयरन पाइप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू टैप के लिए। ठीक है, और इंटरनल प्लम्बिंग जो घर के लिए होती है वो PVC यूज़ करते हैं। देन डिवाइस टू रिमूव PM इन द गैसेस। PM होता है पर्टिकुलेट मैटर। ये जो आप जैसे देखते होंगे कभी धूप की सनलाइट में जो देखेंगे सन की, तो उसमें क्या होता है, एक वो उड़ते हुए आपको पार्टिकल दिखेंगे, वही होते हैं पर्टिकुलेट मैटर्स। आजकल तो काफ़ी सुना होगा
यहाँ पोल्यूशन वहाँ पोल्यूशन, AQI है, ये है वो है। तो AQI जो होती है वो 2.5 जो हार्मफुल होती है, और एक होती है PM2.5, एक होती है PM10। ये दोनों काफ़ी हार्मफुल होती है। जो PM2.5 और इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू एक होती है जो एटमॉस्फेयर कंसनट्रेशन में होनी चाहिए, ठीक है। उसको अगर सरपास करती है तो हार्मफुल हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने एयर पोल्यूशन में पढ़ा है, याद रखिएगा। अराउंड PM2.5 की होती है 60 और PM10 की 80 होती है, जहाँ तक एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन यही होती है, ठीक है। डिवाइस यूज टू रिमूव PM इन गैसेस, कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग फिल्टर्स, ठीक है, स्प्रे टावर्स, स्क्रबर्स, ये सब यूज़ होते हैं टू रिमूव सॉलिड्स फ्रॉम द गैसेस। देन डिवाइस यूज टू कंट्रोल गैसेस एज वेल एज पर्टिकुलेट मैटर इन इंडस्ट्रियल एमिशन, ये हो जाएगा स्प्रे टावर। देन जो हमारी फिर ये सब एयर पोल्यूशन का पार्ट है, ये एयर पोल्यूशन में मैंने पढ़ा है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। देन ये पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पाइप्स जो होते हैं, मेटालिक पाइप्स, ये अलग अलग तरीके की जगह पे अलग अलग पाइप्स यूज़ होते हैं। जो RCC पाइप्स होते हैं, इट इज़ यूज्ड इन मेंस, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, ये आपने देखा होगा, रोड में पढ़ते हैं, ठीक है। ये दीज आर यूज्ड इन मेंस। प्रीस्ट्रस कंक्रीट पाइप जो होते हैं, विद इट कैन विद स्टैंड हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर को झेल सकते हैं, और कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, कंक्रीट पाइप्स प्रीस्ट्रस वाले। देन एस्बेस्टोस पाइप होते हैं। देखिए इनका यूज़ तो अब कम हो गया है। कैसे बनते हैं? सिलिका सीमेंट पाइप्स और हाईली कोरोजन टू रेजिस्टेंट। देखिए ये कोरोजन टू रेजिस्टेंट होते हैं, बट एसिडिक रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एसिडिक रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, बट एल्कली रेजिस्टेंट होते हैं, एल्कली रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि एस्बेस्टोस की ये खासियत होती है, तो ये भी बात है ना। और जो एस्बेस्टोस की एक पॉइंट और बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एस्बेस्टोस जो पाइप होता है, एस्बेस्टोस जो होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। देन प्लास्टिक पाइप। देखिए प्लास्टिक पाइप जो होते हैं वो UPVC होते हैं, ठीक है। अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, या फिर पॉलीथाइलीन पाइप्स होते हैं जिसे PVC हम लोग बोलते हैं। फिर या फिर GRP होते हैं, ग्लास रेनफोर्स पाइप्स, अलग अलग यूजेस होते हैं, ठीक है। देन कई तरीके के जॉइंट्स होते हैं पाइप्स में, ठीक है, और जॉइंट्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? एक होता है स्पाइगॉइड जॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड बेल एंड स्पाइगॉइड जॉइंट। इसमें क्या होता है, एक पतले उसका पाइप और एक मोटे साइज़ का पाइप, मतलब एक साइड मोटा होगा, बाकी ये और ये इन दोनों का पाइप डाया सेम होगा, बट ये जो ये होगा, ये लास्ट वाला पोर्शन, ये पाइप चौड़ा होगा और ये इसके अंदर जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक गैस्केट जैसे लगा दिया जाता है, ठीक है, या एपॉक्सी भर देते हैं, कुछ भी होता है, सीलेंट मटेरियल भर देते हैं, ठीक है। तो स्पाइगॉइड जॉइंट बोलते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट CI पाइप्स एंड स्टील पाइप्स। दो तरीके के पाइप्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, CI या फिर स्टील पाइप्स। देन कॉलर जॉइंट। कॉलर जॉइंट क्या होता है? जैसे एक ये पाइप आया, एक ये पाइप आया, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऐसा पाइप लगा, एक इसके ऊपर ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। ये देखा होगा आपने, इसको कॉलर जॉइंट कहते हैं। जनरली RCC में यूज़ होता है और एस्बेस्टोस पाइप में यूज़ होता है, ठीक है। देन एक्सपेंशन पाइप। ये एक्सपेंशन पाइप इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स और कोल्ड टेम्परेचर्स, जैसे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, उसको विदस्टैंड करने के लिए यूज़ किया जाता है ये वाले पाइप्स को। तो प्रोवाइडेड इन द मेटल पाइप्स एट सूटेबल इंटरवल टू टेक इन टेम्परेचर वेरिएशन चेंजेस इन लेंथ, एंड इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर वाटर सप्लाई। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देन वॉल्स। कई तरीके की वॉल्स का यूज़ होता है। वॉल्स क्या होते हैं? वॉल्स यूज़ होता है, पहली बात तो क्यों यूज़ होता है ये जानेंगे। वॉल्स यूज़ होता है, देखिए, टू कंट्रोल द वाटर सप्लाई, ठीक है। वाटर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वॉल्स का यूज़ करते हैं। ये बहुत डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। आपका इनका यूज़ नहीं, मतलब इतना वो हेल्पफुल नहीं लगता होगा, बट डे टू डे लाइफ में ये बहुत बड़ा फ़र्क लाते हैं, ठीक है। अब जैसे कहीं पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, अब पानी को बंद करने के लिए हम लोग टोटी बंद करते हैं, उस टोटी को बिप कॉक बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में टैप बोलते हैं, और वैसे तो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बिप कॉक बोलते हैं। तो ये बहुत अगर टोटी ना हो तो आप कैसे बंद करेंगे, आप बताइए। तो जैसे कई तरीके की वॉल्स हैं, उन वॉल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली है बिपकॉक वॉल्स। अब जो बिपकॉक वॉल्स है, ये टैप वाटर होती हैं, ठीक है।
इट इज़ यूज टू, जैसे अब इसका बेसिक यूज़ तो आपको भी पता है कि टैप वाटर क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। देन स्लूस वॉल्स होता है, ऑल्सो नोन एज गेट वॉल्स और शट ऑफ वॉल्स। ये सेकेंडरी नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट वॉल्स या शट ऑफ वॉल्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। प्लेस एट द समिट ऑफ प्रेशर पाइप्स वे प्रेशर इज लो, यूज टू डिवाइड द मेन इनटू सेवरल। अब जैसे क्या होता है, एक ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर कह लीजिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, और ये है हमारा हाउस, यहाँ तक पानी आना है। अब पानी ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो हमें इस जो पाइप कनेक्शन है इसमें जो लोअर लेवल पे हमारी ब्लो वॉल्व प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पे गेट वॉल्व प्रोवाइड की जाती है अपर सेक्शन में, और यहीं पे एयर वॉल्व भी प्रोवाइड की जाती है। तो याद रखिएगा, एक समिट होता है, एक वैली होता है। समिट में हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं एयर वॉल्व और गेट वॉल्व, ठीक है। रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, गेट वॉल्व भी बोलते हैं, शट ऑफ वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेस एट द समिट, समिट पे मैंने बताया जैसे, ऑफ द प्रेशर पाइप वेयर द प्रेशर इज लो, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे लो होता है, ठीक है। देन एयर वॉल्व्स यूज टू रिलीज एयर प्रेशर, देखिए एयर प्रेशर यहाँ पे लिख लीजिए, प्रोवाइडेड एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये भी मैंने बताया था गेट वॉल्व के साथ प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होता है मूविंग वाटर में, जैसे हमारा पाइप है, मूविंग वाटर में क्या होता है, हमारे जो पाइप है मेंस होते हैं उनमें एयर जनरेट हो जाती है, मतलब एयर के बबल्स होते हैं या एयर जनरेट हो जाती है। वो एयर जनरेट जब पानी हम लोग जैसे बिपकॉक है, इसे बंद किया मैंने, तो बंद करने से क्या होता है वो प्रेशर जनरेट करता है, जैसे वाटर हमें करते हैं। अब ये एयर क्या करता है, अगर हम लोग एयर वॉल्व नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा और हमारा जो वो है पाइप मटेरियल वो इरोड कर जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एयर वॉल्व्स का वो एयर वॉल्व्स देते हैं, ठीक है। देन चेक वॉल्व या फिर रिफ्लेक्स वॉल्व या फिर जिसे एनआरवी भी बोलते हैं, एनआरवी, ठीक है, जिसे नॉन रिटर्निंग वॉल्व बोलते हैं। तो चेक वॉल्व, रिफ्लेक्स वॉल्व या नॉन रिटर्निंग वॉल्व, इसके नाम में पता चल रहा है कि ऑटोमेटिक डिवाइस है। पहली बात तो दैट परमिट्स द फ्लो इन वन डायरेक्शन, जैसे ये वो पाइप है और इसका डायरेक्शन ऑफ वाटर इधर है, यहाँ पे हम लोग ने रिफ्लेक्स वॉल्व प्रोवाइड कर दी। अब क्या करेगा, पानी इधर तो जाएगा बट वापस नहीं आ पाएगा। अब ये कब यूज़ होता है, जैसे ऐसे पाइप है, ठीक है, वर्टिकली पाइप है और पानी इधर से जा रहा है। अब जब या फिर हैंडपम्प का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे ये हैंडपम्प है, ठीक है, अब पानी ऐसे जा रहा है। अब लेकिन जब हैंडपम्प चलाना बंद करते हैं तो क्या होता है, पानी वापस नहीं जाता, यहीं पे रुक जाता है। अगर वापस चला जाएगा तो जो लेवल है वो वाटर का नीचे चला जाएगा और हम लोग का हैंडपम्प जब दोबारा चलाएंगे तो पानी नहीं आएगा। तो वहाँ पे एयर वॉल, ये जो रिफ्लेक्स वाल्व है काम आती है। देन ड्रेन वाल्व, जिसे स्कोरिंग वाल्व या फिर ब्लो ऑफ वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाल्व कहाँ काम आती है, देखिए इसके नाम में पता चला, ड्रेन वाल्व, इट इज़ यूज, फंक्शन क्या होता है, टू रिमूव द सैंड सिल्ट कलेक्टेड इन द पाइप्स, ठीक है, बेसिक सा मतलब है। देन बटरफ्लाई वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व जो होती है, रेगुलेट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर इन द लास्ट साइज पाइप, ठीक है, लास्ट साइज पाइप में हेल्प करता है टू रेगुलेट द वाटर, ठीक है। और इन सब के साइन भी होते हैं, जो बटरफ्लाई वॉल्व है उसका साइन जो होता है इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, ठीक है। देन बॉल वॉल्व या फिर बॉल फ्लोट वॉल्व जो होता है, बॉल वॉल्व जैसे आपने देखा होगा, जो कमोड होती है, कमोड में सिस्टम होता है, जो सिस्टम होता है उसमें ये बॉल वॉल्व या फ्लोट वॉल्व प्रोवाइड की जाती है, यूज टू मेंटेन द कांस्टेंट लेवल इन एलिवेटेड टैंक और रिजर्वायर। ये एक कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन प्रेशर वॉल्व या फिर सेफ्टी वॉल्व जिसे बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट्स द वाटर, प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाटर हैमर, एक पाइप को वाटर हैमर से प्रिवेंट करता है, ठीक है, इसे प्रेशर वॉल्व या सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। इफ प्रेशर ऑफ वाटर सडनली इंक्रीजेस कॉजेज वाटर हैमर, ठीक है, अगर प्रेशर सडनली इंक्रीज कर जाएगा और वाटर हैमर हो सकता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग प्रेशर वॉल्व या सेफ्टी वॉल्व प्रोवाइड करते हैं। वॉल्व्स ओपन ऑटोमेटिकली एंड रिलीजेस एक्सेस प्रेशर। देन फुट वॉल्व, द फुट वॉल्व प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ डेब्रिस, ठीक है। देन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, देखिए कई तरीके के मेथड्स होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशन, एक होता है पंपिंग, एक होता है कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सप्लाई सिस्टम, एक कंटिन्यूस होता है, मतलब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर होता है, एक इंटरमिटेंट होता है। इसमें क्या होता है,
फिक्स्ड इंटरवल या फिर किसी भी दिन के किसी भी से टाइम पे एक पानी अवेलेबल कराया जाता है, इंटरमिटेंट सप्लाई होती है। देन लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखिए हमारे पास 4 तरीके के लेआउट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। एक होता है डेड एंड सिस्टम, एक होता है ग्रिड आयरन सिस्टम, एक होता है रिंग सिस्टम, एक होता है रेडियल सिस्टम। ठीक है, डेड एंड सिस्टम क्या होता है, एक जैसे ये हमारा मेन है और इधर से पाइप काट दिया, फिर इधर से काट दिया, फिर इधर से ऐसे काट दिया। ठीक है, फिर ये ऐसे, अरे कहाँ गया, ठीक है, तो ये ऐसे काट दिया। ठीक है, मतलब जहाँ मन किया वहाँ काट दिया। तो ये ग्रिड आयरन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, ट्री सिस्टम होता है एक तरीके का, यूज फॉर ओल्ड टाउन्स इन अनप्लान्ड वे, चीप होता है और इजी टू वे डिज़ाइन होता है। बट इसमें दिक्कत क्या है, वाटर रीच एट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली थ्रू वन रूट। जैसे पानी यहाँ से आया, फिर ऐसे ही ऐसे जा पाएगा, थ्रू वन रूट ही जा पाता है। ठीक है, देर आर मैनी डेड एंड्स। डेड एंड्स कैसे होता है, जैसे ये हमारा कोई सिटी है। ठीक है, अब ये जाके यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ से आया पानी। ठीक है, और ये यहाँ पे आके बंद हो गया, फिर यहाँ से काटा। ठीक है, ये यहाँ आके बंद हो गया यहाँ। तो ये डेड एंड सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब डेड एंड सिस्टम में दिक्कत क्या आती है, यहाँ के पानी रुक जाता है। जब पानी रुक जाता है तो ये पानी जो होता है ये पुराना हो जाता है। ठीक है, अब ये पुराना पानी हो जाता है। अब पुराना पानी किसको चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बेकार तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो स्टैगनेंट वाटर हैज़ टू बी रिमूव्ड एंड रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पानी रुक जाता है। ठीक है, तो और ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। और जनरली इट इज़ यूज इन, कहाँ पे यूज़ होता है ये मैं बता देता हूँ, ओल्ड सिटीज़ में यूज़ होता है, ओल्ड सिटीज़ में। ठीक है, या फिर सैचुरेटेड सिटीज़ में। ग्रिड आयरन सिस्टम, जिसे रेटिकुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, वन मेन ब्रांच होती है और प्रोवाइडिंग सब ब्रांचेस। जैसे क्या होता है, इसमें ये पानी क्यों है। ठीक है, ये हमारा एरिया सिटी है। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर घर है तो यहाँ से ऐसे प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ अगर घर है तो यहाँ से ऐसे प्रोवाइड कर देंगे। तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सब कुछ होता है। डेड एंड्स नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, और एट टाइम ऑफ फायर वाटर कैन बी डाइवर्टेड सिस्टमेटिकली। ठीक है, डिज़ाइन इज़ डिफ़िकल्ट, मोर वॉल्स आर रिक्वायर्ड। देखिए वॉल्स बहुत रिक्वायर होती टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वाटर, ज़्यादा इसमें लगती हैं। गुड फॉर प्लान न्यू सिटीज़, जैसे कि मैंने बताया था। देन रिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक तरीके का सर्कुलर सिस्टम होता है, कंसिस्ट ऑफ पाइप्स ऑल अराउंड द एरिया। जैसे क्या होता है, ये हमारी सिटी है। ठीक है, अब इस सिटी में चारों तरफ जो है एक रिंग जैसे पाइप्स प्रोवाइड कर दिए गए। ठीक है, और जैसे चारों तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई घर है तो यहाँ से प्रोवाइड कर दिया पानी, यहाँ पे घर है तो यहाँ से प्रोवाइड कर दिया, तो एक तरीके का रिंग बन गया। रेडियल सिस्टम क्या होता है, रेडियल सिस्टम होता है लार्ज एरिया डिवाइडेड इनटू सेवरल जोन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर इज केप्ट। जैसे पानी की टंकी होती है हमारे यहाँ। ठीक है, गिव्स हाई हेड एंड एफिशिएंट वाटर सप्लाई। जैसे क्या है, ये हमारी सिटी है। ठीक है, अब इस सिटी को 4 हिस्से में बांट दिया। अब इसमें बीच में पानी की टंकी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कोई घर है तो यहाँ से इसको प्रोवाइड कर दिया, और इसको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया, इसको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। तो ये रेडियल सिस्टम हो जाता है। ठीक है, आउटर वेज में प्रोवाइड करता है पानी। देन टाइप्स ऑफ पाइप, देखिए सीआई पाइप्स यूज़ होता है फॉर मेन्स, इकोनॉमिकल होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि बताया था मेन्स के लिए यूज़ होता है। स्टील पाइप्स यूज व्हेन इनसाइड प्रेशर इज़ हाई। ठीक है, लार्जर साइज इज़ रिक्वायर्ड। रॉट आयरन पाइप ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ये इजीली वर्केबल होते हैं, लाइटर देन कास्ट आयरन पाइप, और डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। देन थोड़ा सा ट्रैप्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ग्लेज्ड विट्रीफाइड जो पाइप होते हैं ये रेजिस्टेंट टू सल्फ़र होते हैं, और ये जनरली यूज़ किए जाते हैं सीवरेज पर्पज़ के लिए। अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीवेज है तो न्यूमेटिक इजेक्टर यूज़ करते हैं। न्यूमेटिक इजेक्टर जो होते हैं ये जैसे कि इसके नाम में ही पता चल रहा है, ये हेल्प करते हैं टू रिलीज़ द ब्लॉकेज इन द पाइप। और सेंट्रीफ्यूगेशन पंप यूज़ होते हैं टू रिमूव द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, देन ट्रैप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ट्रैप्स होता है मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द सीवर गैसेज होल्ड वाटर एक्ट एज अ सील। जैसे आपके वाटर क्लोजेट में जो टॉयलेट होगा, टॉयलेट सीट्स होंगी, उसमें पी ट्रैप्स लगाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, और उसमें एक लेवल ऑफ पानी मेंटेन रहता है,
वो क्यों मेंटेन रहता है और उसे क्यों लगाया जाता है? तो ये पहली बात तो फ्लोएबल वाटर के लिए यूज़ किया जाता है ताकि इजीली फ्लो हो सके, और दूसरी बात वाटर सील का काम करता है। वाटर सील के इसलिए जैसे वो यूज़ होता है टू प्रिवेंट द वाटर, मतलब प्रिवेंट द ऑर्डर टू एंटर, ठीक है। तो सील जैसे काम करता है। अब जनरली ये प्रोवाइड की जाती है एक गुड सील ऑफ वाटर जो होती है वो 20 से लेके 75 सेंटीमीटर mm तक प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, एक गुड सील, ठीक है। गली ट्रैप एक होता है जिसमें वाटर सील प्रोवाइड की जाती है 60 से 70 mm, प्रोवाइडेड आउटसाइड एंड कनेक्ट्स वेस्ट वाटर टू एक्सटर्नल सीवरेज सिस्टम, ठीक है। गली ट्रैप इसके नाम में पता चल रहा है, गली में लगाया जाता है तो एक्सटर्नल सीवरेज सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। प्रोवाइडेड इन वॉश बेसिन, सिंक एंड बाथरूम, ये हो गया हमारा गली ट्रैप। फिर पी ट्रैप जनरली वाटर क्लॉजेट्स में लगाया जाता है, यूज्ड इन इंडियन वाटर क्लॉजेट्स इन आउटलेट थ्रू वॉल, ठीक है। फिर एस ट्रैप होता है, जैसे ये पी साइन बना रहा है, देखिए ऐसे बना रहा है, फिर एस होता है, एस ऐसे होता है, ठीक है। यूज्ड इन टॉयलेट इन आउटलेट थ्रू फ्लोर, ये फ्लोर के में यूज़ होता है, ये वॉल्स में यूज़ होता है, ठीक है। ये वॉल्स में यूज़ होता है, ये फ्लोर्स में यूज़ होता है, याद रखिएगा। एस ट्रैप कहाँ पे यूज़ होता है? वो फ्लोर्स में, और पी ट्रैप वॉल्स में। क्यू ट्रैप, क्यू कनेक्ट्स द टॉयलेट टू और वाटर क्लॉजेट, ठीक है, ये क्यू शेप में होता है, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया क्यू ट्रैप। देन फ्लोर ट्रैप, जिसे नानी ट्रैप भी बोलते हैं, सेकेंडरी नाम पूछा गया है, ठीक है। ये जनरली जो फ्लोर होती है उनमें लगाया जाता है, जनरली बाथरूम्स किचन्स में। इंटरसेप्टिंग ट्रैप ये लगाया जाता है प्रोवाइडेड एट द इंटरसेप्ट ऑफ सीवर और बिल्डिंग, हाईएस्ट डेप्थ ऑफ सील होती है, इसकी ऑलमोस्ट 100 mm तक सील जाती है, और ये जनरली लगाया जाता है जैसे जो इंटरसेप्टिंग वो होता है, जैसे बिल्डिंग है और बिल्डिंग से जो पानी सीवर में जा रहा है, आउटलेट सीवर में, उसमें लगाया जाता है जहाँ पे इंटरसेप्टिंग ऑफ सीवर हो, ठीक है। सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर पढ़ना है तो ठीक, नहीं तो कोई मतलब नहीं इसका। देन इन इंडिया सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी फॉर ऑल द सीवर इज 1 से लेके 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सीवर सेल बी डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज एंड शुड बी चेक फॉर बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम आवरली डिस्चार्ज, ये याद रखिएगा। देन जो डेप्थ ऑफ सील है वो कितनी होती है, ये याद रखिएगा। जो पी ट्रैप होती है उसमें 25 से 75 तक होती है mm, फ्लोर टैप में 50 mm होती है, गली ट्रैप में 60 से 70, और इंटरसेप्ट ट्रैप में 100 mm तक होती है। देन और क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है वेस्ट वाटर कंप्लीट होता है, ठीक है। और थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे प्लम्बिंग में कनेक्शंस, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, तो उसका एक वीडियो और आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे वेस्ट वाटर कंप्लीट होता है, और प्लम्बिंग वगैरह एक अलग से वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।